For a better experience, please visit to the playlist section of our channel. There you will get all the content easily, topic-wise. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम लोग जो सीरीज़ कर रहे हैं वो है क्रेडिट रेटिंग एंड आईपीओ ग्रेडिंग। क्रेडिट रेटिंग एंड आईपीओ ग्रेडिंग का ये जो दूसरा लेक्चर है, और पहले लेक्चर में हमने देखा कि किस प्रकार से क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज काम करती हैं, वो कैपिटल मार्केट में कहाँ प्लेस्ड हैं, और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था जो कि आपके दिमाग में एक ओवरऑल मैकेनिज्म सेट करता है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आखिर काम कैसे करती हैं। वो देखने के बाद, वो वीडियो देखने के बाद, वो लेक्चर को देखने के बाद आपके मन में इस बात की क्लैरिटी आ गई होगी कि कैपिटल मार्केट में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कहाँ प्लेस्ड हैं और बेसिकली उनकी एक क्या ड्यूटी है। तो आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, अपने नोट्स में चलते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू विल गेट ऑल द वीडियोस ऑफ दिस चैनल एंड गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मतलब क्या है। और माइंड इट, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे जैसे भी नोट में जिस तरह से लिखा गया है, अगर आप इन्हीं कीवर्ड्स का यूज़ करोगे एग्ज़ाम में तो नो डाउट, मैं 2 बार रिपीट कर रहा हूँ, नो डाउट आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, आपका नंबर कोई नहीं काट सकता। क्योंकि ये जो कीवर्ड्स है, जैसे इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट वर्दिनेस, बिजनेस कंसर्न, इंस्ट्रूमेंट ऑफ बिजनेस, लिंक बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न, रिस्क लेवल, ऑफर्ड रेट एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ये सब कीवर्ड्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं और बेसिकली अगर आप इस चीज़ को समझोगे कि आखिर क्रेडिट रेटिंग का मतलब क्या है, तो ऑफ कोर्स ये सब कीवर्ड्स एग्जामिनेशन में आपके आंसर में यूज़ होंगे ही होंगे। और अगर यूज़ होंगे तो आपको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, आपके नंबर कोई नहीं काट सकते। सो ये जो नोट्स हैं वो कम्प्लीटली आपके स्टडी मटेरियल को ध्यान में रखते हुए, आपके एग्जामिनेशंस को, आपके इंस्टीट्यूट के जो सजेस्टेड आंसर्स होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं मीनिंग ऑफ क्रेडिट रेटिंग में। तो क्रेडिट रेटिंग क्या है? क्रेडिट रेटिंग इन जनरल सेंस इज द इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट वर्दिनेस। क्या है ये इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट वर्दिनेस? क्रेडिट वर्दिनेस मतलब क्या होता है कि अगर आपसे कोई क्रेडिट ले रहा है, तो वो क्रेडिट को वापस आपको मतलब रिटर्न कर पा रहा है कि नहीं, मतलब आपको वापस चुका पा रहा है या नहीं, इस चीज़ की वर्दिनेस को चेक करने को हम लोग क्रेडिट रेटिंग कहते हैं। इस चीज़ का इवैल्यूएशन जो करता है एजेंसी, उसको हम लोग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कहते हैं। तो क्रेडिट रेटिंग इन जनरल सेंस इज इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट वर्दिनेस किसका? तो ऑफ एन इंडिविजुअल और अ बिजनेस कंसर्न और ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ बिजनेस। इंडिविजुअल, किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का क्रेडिट वर्दिनेस भी चेक कर सकती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। और यहाँ पे अगर मीनिंग देखा जाए क्रेडिट रेटिंग का, तो एक इंडिविजुअल का भी क्रेडिट रेटिंग हम लोग देख सकते हैं। बिजनेस कंसर्न कोई भी कंपनी, किसी भी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का क्रेडिट रेटिंग देख सकते हैं। कैसे इवैल्यूएट करेंगे उसका क्रेडिट वर्दिनेस, और कैसे इवैल्यूएशन कैसे हो पाएगी? उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये सब चेक करेंगे। तो जो एजेंसी है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, वो इवैल्यूएट कर पाएगी कि ये कंसर्न, उसकी क्रेडिट वर्दिनेस कैसी है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ बिजनेस, किसी पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि कई सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं कैपिटल मार्केट में। उन सारे इंस्ट्रूमेंट्स के ही बारे में यहाँ पे बात की जा रही है कि वैसे इंस्ट्रूमेंट को भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रेट कर सकती है। कैसे? उस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड बिजनेस कंसर्न्स की क्रेडिट वर्थिनेस को चेक करके, बेस्ड ऑन रिलेवेंट फैक्टर्स। अब क्रेडिट वर्थिनेस चेक तो करेगी,
क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है क्रेडिट वर्दिनेस चेक तो करेगी, लेकिन कैसे, किस बेसिस पे चेक करेगी? तो ऑन रिलेवेंट फैक्टर्स, बेस्ड ऑन रिलेवेंट फैक्टर्स इंडिकेटिंग एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे ऑब्लिगेशन एज वेल एज नेट वर्थ। मतलब देखेगी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कि क्या क्या रिलेवेंट फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे हम इसकी क्रेडिट रेटिंग कर सकते हैं। उसकी एबल है कि नहीं, मतलब उसमें क्षमता है या नहीं, और क्षमता अगर है देने की, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपसे किसी ने क्रेडिट लिया, उसके पास क्षमता तो है कि आपको वो चुका दे, लेकिन उसका इंटेंशन नहीं है आपको चुकाने का। तो अगर विलिंगनेस नहीं होगा, विलिंगनेस टू पे नहीं होगा ऑब्लिगेशन को, अपना ऑब्लिगेशन वो चाहेगा ही नहीं कि फुलफिल करें हम, तो फिर उस चीज़ को भी देखेगी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रेडिट रेटिंग देते समय, क्रेडिट वर्दिनेस इवैल्यूएट करते समय। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगर एक पॉइंट छूट गया यहाँ पे, नेट वर्थ। अगर किसी बिजनेस कंसर्न या इंडिविजुअल की नेट वर्थ ठीक ठाक होगी, अच्छी खासी होगी, तो वो जाहिर सी बात है कि उसका क्रेडिट वर्दिनेस ज़्यादा अच्छा होगा। और नेटवर्थ नहीं होगा ठीक, कम नेटवर्थ वाली कंपनी होगी, तो हो सकता है उसकी क्रेडिट वर्दिनेस अच्छी ना हो सकता है, मैंने यूज़ किया है। तो ये भी एक फैक्टर है। मेरे कहने का मतलब यह है कि नेटवर्थ भी एक फैक्टर है क्रेडिट वर्दिनेस को इवैल्यूएट करने के लिए। आगे के पॉइंट्स में देखते हैं कि क्रेडिट रेटिंग एस्टैब्लिशेस अ लिंक बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। हम किसी भी बिजनेस कंसर्न, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल की रेटिंग्स देख के ये डिसाइड कर सकते हैं कि कितना रिस्क बनता है। एज एन इन्वेस्टर ये डिसाइड कर सकता है कि क्या रिस्क बनता है मेरा अगर मैं इसमें पैसा लगाऊं तो, और रिटर्न आएगा भी या नहीं आएगा, आएगा तो कितना आएगा। तो क्रेडिट रेटिंग इस चीज़ को भी इस्टेब्लिश करता है, लिंक बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। An investor or any other interested person uses the rating to मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था और मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि एक इन्वेस्टर जब पैसा लगाता है किसी बिजनेस एंटिटी में, किसी बिजनेस कंसर्न में, किसी कंपनी में या किसी गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, सिक्योरिटीज़ में, तो वो इन्वेस्टर ये चीज़ एसेस कर सकता है, रिस्क लेवल एसेस कर सकता है कि क्या रिस्क है, मैं पैसा लगाऊं तो रिस्क कितना है, और कंपेयर कर सकता है ऑफर्ड रेट ऑफ रिटर्न विथ हिज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। अगर रेटिंग एजेंसी की रेटिंग से ये पता चले कि क्या ऑफर कर रहा है वो इंस्ट्रूमेंट, कितना रेट ऑफ रिटर्न ऑफर कर रहा है, और जो इन्वेस्टर है उसके भी मन में कोई तो एक्सपेक्टेशन होगी ना कि अगर मैं इतने रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे इस पे साल भर में या फिर 5 साल में या फिर जो भी उसका टर्म है उसमें उसे कितना रिटर्न चाहिए, तो वो उसे कंपेयर कर सकता है। तो एन इन्वेस्टर और एनी अदर इंटरेस्टेड पर्सन यूजेस द रेटिंग टू असेस द रिस्क लेवल, जैसा मैंने आपको कहा, और रेटिंग का यूज़ करता है रिस्क लेवल को असेस करने के लिए, और अपने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को ऑफर्ड रेट ऑफ रिटर्न से कंपेयर करने के लिए। तो मीनिंग ऑफ क्रेडिट रेटिंग यही कहता है कि क्रेडिट वर्दिनेस को इवैल्यूएट करना ही क्रेडिट रेटिंग है। किसका क्रेडिट वर्दिनेस? तो इंडिविजुअल का, बिजनेस कंसर्न का, या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ बिजनेस का। क्रेडिट रेटिंग रिस्क और रिटर्न के बीच में लिंक स्टैब्लिश करता है, और इन्वेस्टर्स जो है रेटिंग का यूज़ करके रिस्क लेवल इंस्ट्रूमेंट का सर्टेन कर सकते हैं और ऑफर्ड रेट ऑफ रिटर्न को अपने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से कंपेयर कर सकते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं क्रेडिट रेटिंग के टाइप्स की। किन टाइप्स के क्रेडिट रेटिंग्स होते हैं? तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रेटिंग्स, कस्टमर रेटिंग्स एंड बोरोवर रेटिंग्स। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कस्टमर रेटिंग्स को और बोरोवर रेटिंग्स को सॉवरेन रेटिंग्स कहा जाता है। अब आप सोचोगे कि अभी तक तो हम लोग समझ रहे थे कि क्रेडिट रेटिंग जो है वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा की जाती है और इंस्ट्रूमेंट्स की जाती है। कहने का मतलब शेयर्स,
जो कि सिक्योरिटीज़ हैं, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, इन सबों की जाती है जो कि कैपिटल मार्केट में होते हैं। यहाँ पे कस्टमर रेटिंग क्यों लिखा हुआ है फिर, या फिर बोरोवर रेटिंग क्यों लिखा हुआ है फिर? ध्यान देने वाली बात यह है कि बोरोवर रेटिंग्स भी तो की जाती है ना। एक मान लो कोई बोरोवर है और बोरोवर को अगर रेट किया जाए तो उससे हमें क्या पता चलता है कि वो बोरोवर जो है वो पैसा लेने के बाद वो चुका पाता है या नहीं, चुका भी पाता है तो सही तरीके से चुका पाता है या नहीं। तो उस बोरोवर की रेटिंग को देख के हम ये समझ सकते हैं कि बोरोवर की क्वालिटी कैसी है, वो पैसा चुकाने में सक्षम है कि नहीं, और सक्षम है तो विलिंगनेस है कि नहीं उसकी चुकाने की, अभी तक का पास्ट रिकॉर्ड कैसा रहा है बोरोवर का। तो ये सब हमें कैसे पता चलेगा? बोरोवर रेटिंग देखकर। कस्टमर रेटिंग ऑन द अदर हैंड, कस्टमर रेटिंग क्या है कि कस्टमर रेटिंग्स के बारे में हम लोग, जैसे कि कोई कस्टमर है, उसे हम क्या करते हैं, मान लो हम एक बिजनेस है और हमारा कोई कस्टमर है, कस्टमर को हम क्या करते हैं, क्रेडिट पे सामान देते हैं। ऑफ कोर्स अब क्रेडिट पे अगर हम सामान देते हैं तो उसका पैसा उसे चुकाना होता है हमें, मतलब हमें क्या, मतलब वो हमें पैसा चुकाता है, मुझे पैसा मिलता है। तो मैं अगर कस्टमर की रेटिंग सही नहीं होगी, अगर कस्टमर रेटिंग देखने की कोई सुविधा है और मैं देख सकता हूँ कि ये कस्टमर जो आया है इसकी रेटिंग ठीक ठाक नहीं है, तो मैं प्रेफर नहीं करूँगा उसे क्रेडिट पे सामान बेचने के लिए। तो यहाँ पे कस्टमर रेटिंग की यही यूटिलिटी है कि हम कस्टमर्स के रेटिंग को देखकर हम डिसाइड कर सकते हैं कि इसे क्रेडिट पे सामान देना चाहिए या नहीं। तो बोरोवर रेटिंग और कस्टमर रेटिंग यही है, और इसे हम सॉवरेन रेटिंग भी कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रेटिंग क्या है। तो बॉन्ड रेटिंग, लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने देखा था कि इक्विटी कैपिटल मार्केट में इक्विटी मार्केट आती है। इक्विटी मार्केट के अलावा ये डिवेंचर डेट मार्केट, जिसे डिवेंचर बॉन्ड मार्केट कहते हैं, और तीसरा जो है वो मनी मार्केट। तो बॉन्ड रेटिंग क्या है? बॉन्ड रेटिंग वही है जब कोई कंपनी या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करते हैं पैसा उठाने के लिए मार्केट से। इसे बॉन्ड रेटिंग कहाँ कहाँ यूज़ होता है? तो बॉन्ड रेटिंग यूज़ होता है आपका मनी मार्केट में, जहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड को रेट किया जाता है, और दूसरा डेट मार्केट में, जहाँ पे कंपनीज डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स इशू करती हैं, वहाँ पे बॉन्ड रेटिंग का यूज़ होता है। और वैसे इंस्ट्रूमेंट को जब रेट किया जाता है तब उसे हम बॉन्ड रेटिंग कहते हैं। इक्विटी रेटिंग के बारे में तो बताने की मुझे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 में मैंने बहुत ही सही तरीके से समझाया है कि इक्विटी रेटिंग क्या है। अब अभी इस वाले वीडियो में भी मैं आपको बताता हूँ कि इक्विटी रेटिंग आखिर क्या है। एग्जाम्पल मैं देता हूँ एक, जैसे रिलायंस लिमिटेड, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है RIL, उसके इक्विटी शेयर्स हैं। अब इक्विटी शेयर्स को अगर रेट किया जाए तो एक सपोज करो कोई भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, वो केयर रेटिंग्स, फॉर एग्जांपल केयर रेटिंग्स जो है उसे वो रेट कर रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर्स को। तो वो रेटिंग का जो प्रोसेस है, जो हम लोग आगे देखने वाले हैं, उस प्रोसेस का यूज़ करके RIL के जो शेयर्स हैं उसको रेट करेगी, और रेट करने के बाद कोई रेटिंग देगी, कोई रेटिंग असाइन करेगी, और जब रेटिंग असाइन होगा उसके बाद इन्वेस्टर्स, उस शेयर होल्डर्स उस रेटिंग का यूज़ करके, उस रेटिंग को देखकर वो डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें वो शेयर रखना है, नहीं रखना है, होल्ड किए रहना है, या फिर परचेज करना है और क्वांटिटी में परचेज करना है, या फिर एकदम हट जाना है, स्क्वायर ऑफ करना है, निकल जाना है उस शेयर से। तो रेटिंग्स इन्वेस्टर को एड करती हैं
इन्वेस्टर की मदद करती हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए। अब जैसे मैंने आपको कहा, इक्विटी रेटिंग का मतलब होता है किसी भी कंपनी के इक्विटी शेयर्स को रेट करना। अब एग्जांपल में मैंने बताया था आपको RIL लिमिटेड, तो केयर रेटिंग एजेंसी जो था, जो मैंने एग्जांपल लिया था, एक CRA मतलब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का एग्जांपल लिया था, एग्जांपल में मैंने लिया था केयर रेटिंग्स। अब केयर रेटिंग्स अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर्स को रेट कर रही है तो उसे हम इक्विटी रेटिंग कहेंगे, क्योंकि वो इक्विटी शेयर्स को रेट कर रही है। हो गया इक्विटी रेटिंग। और अब आगे हम देखते हैं शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट रेटिंग्स। कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे मार्केट में होते हैं जो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। मनी मार्केट में तो कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स शॉर्ट टर्म होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम इंस्ट्रूमेंट्स जो मनी मार्केट में होते हैं उनकी मैच्योरिटी पीरियड जो होती है वो 1 ईयर से कम होती है। तो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं अगर उनको रेट किया जाता है तो उन्हें हम शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट रेटिंग्स कहते हैं। तो बेसिकली बहुत ही सिंपल था ये। अब ये जो नोट दिया गया है यहाँ पे, ये ध्यान देने वाली बात है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और इसको समझना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है इन प्रैक्टिकलिटी भी, प्रैक्टिकल रूप से भी इसको समझना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। क्रेडिट रेटिंग डज नॉट बाउंड द इन्वेस्टर टू डिसाइड वेदर टू होल्ड और सेल एन इंस्ट्रूमेंट। ध्यान से आप पढ़ें कि क्या लिखा हुआ है। क्रेडिट रेटिंग जो है ये इन्वेस्टर को बाउंड नहीं करती किस चीज़ के लिए, टू डिसाइड वेदर टू होल्ड सेल एन इंस्ट्रूमेंट। जैसा अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि ये सिर्फ इन्वेस्टर को मदद कर सकती है, लेकिन इन्वेस्टर सिर्फ और सिर्फ इसी क्रेडिट रेटिंग को देखकर ये डिसाइड करे कि उसे होल्ड करना है या सेल करना है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, ये गलत है। इट डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशंस फैक्टर्स सच एज मार्केट प्राइसेस। रेटिंग करते समय इन कंसिडरेशंस को ध्यान में नहीं, इन फैक्टर्स को कंसिडरेशन में नहीं रखा जाता है कि किन किन चीज़ों को, तो मार्केट प्राइस को, पर्सनल रिस्क प्रेफरेंसेस। पर्सनल रिस्क प्रेफरेंसेस कहने का मतलब हर इन्वेस्टर का अपना रिस्क टेकिंग एबिलिटी होता है। कोई इन्वेस्टर अगर बड़ा होगा, जैसे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो होते हैं, HNI जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, फॉर एग्जांपल राकेश झुंझुनवाला, राधा कृष्ण दमानी, वो लोग हो गए, वो लोग हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं। उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ नॉर्मल छोटे इन्वेस्टर्स से काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो छोटा इन्वेस्टर है उसकी हो सकता है कि उसका जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है वो काफ़ी कम हो। तो यहाँ पे पर्सनल रिस्क प्रेफरेंसेस को ध्यान में नहीं रखा जा सकता और ये कम्प्लीटली इनप्रैक्टिकेबल है किसी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के लिए कि वो हर एक इन्वेस्टर का पर्सनल रिस्क टेकिंग प्रेफरेंस को कंसिडर कर पाए एंड अदर कंसिडरेशंस विच में इन्फ्लुएंस इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इसलिए इट डज नॉट क्रिएट, पहले इस पॉइंट को क्लियर कर देता हूँ। इसलिए मैंने जैसे अभी कहा कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के रेटिंग्स को हम सिर्फ और सिर्फ उसे देखकर सोली उस पर डिसाइड नहीं कर सकते कि होल्ड करना है या सेल करना है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को। बस यही बात इस पॉइंट में लिखी गई है। आगे के पॉइंट में हम देखते हैं कि इट डज नॉट क्रिएट एनी फिड्यूशियरी रिलेशनशिप बिटवीन द रेटिंग एजेंसी एंड द यूजर्स ऑफ द रेटिंग। किसी भी प्रकार का फिड्यूशियरी रिलेशनशिप नहीं क्रिएट करता क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के बीच में और उसे देखकर जो यूज़ कर रहा है यूज़र या इन्वेस्टर उसके बीच में। लीगली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को आप नहीं बाइंड कर सकते कि अरे मैंने तो उस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की रेटिंग देखकर उस पर्टिकुलर कंपनी का मैंने शेयर खरीदा था, अब मुझे यहाँ पे लॉस हो गया इस शेयर में। उसने तो बहुत अच्छा रेटिंग दिया था उसको, लेकिन देखो 1 साल में मेरा तो पैसा पूरा का पूरा डूब गया। और आप चले जाओगे FIR दर्ज करवाने के लिए उस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के खिलाफ, क्योंकि आप उसके क्रेडिट रेटिंग को ध्यान में रखते हुए आपने इन्वेस्टमेंट किया और आपको लॉस हो गया। तो फिर यहाँ पे लॉ CRA को, मतलब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पहले ही कहता है
कि इट डज नॉट क्रिएट एनी फिड्यूशियरी रिलेशनशिप बिटवीन रेटिंग एजेंसी एंड द यूजर ऑफ रेटिंग। किसी भी तरह का लीगल रिलेशनशिप, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप नहीं जनरेट होता, नहीं पैदा होता। और पहले वाले पॉइंट को भी कंसिडर करना जरूरी है कि सिर्फ और सिर्फ, मैंने तो पहले सीआरए कहेगा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कहेगा, मैंने तो पहले ही कह रखा है कि सिर्फ और सिर्फ मेरे रेटिंग्स को देखकर आप लोग ये मत डिसाइड करो कि होल्ड करना है या सेल करना है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को। आप लोग यूज कर सकते हो मेरे रेटिंग्स को, लेकिन बस उसे देखकर ये डिसाइड मत करो होल्ड सेल वगैरह, ठीक है। अब थर्ड वाले पॉइंट को हम लोग देखते हैं। अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी डज नॉट परफॉर्म एन ऑडिट बट रिलाइज ऑन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय इशूअर। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या है, वो ऑडिट परफॉर्म तो नहीं कर रहा है, वो क्या करता है, जो इंफॉर्मेशन इशूअर मतलब कि जिसका रेटिंग किया जा रहा है, वो इशूअर जो इंफॉर्मेशन प्रदान करता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को, उस इंफॉर्मेशन को पे रिलाई करता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, और उसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके एनालाइज करके फिर वो रेटिंग्स प्रदान करता है। वही यहाँ पे लिखा गया है कि एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी डज नॉट परफॉर्म एन ऑडिट बट इट रिलाइज ऑन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द इशूअर एंड कलेक्टेड बाय द एनालिस्ट्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। जो सीआरए मतलब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के जो एनालिस्ट्स होंगे, जो उसमें एनालिस्ट्स रहते हैं एनालाइज करने के लिए, तो वो एनालिस्ट्स जो रहते हैं वो डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और हेंस इट डज नॉट गारंटी द कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन। जैसा कि इशूअर खुद अगर कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है तो आप कैसे उससे मान सकते हैं कि वो कंप्लीट है या फिर एक्यूरेट है। तो यहाँ इसीलिए नोट के रूप में इन तीनों पॉइंट को लिख दिया गया है, ताकि कोई भी इन्वेस्टर सोली सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के रेटिंग्स को ध्यान में रख के किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन तक ना पहुंचे। वो उसकी मदद ले सकता है, वो उसको कंसिडर कर सकता है वन ऑफ द पॉइंट एज वन ऑफ द पॉइंट कि हाँ क्रेडिट रेटिंग भी इसका ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट रेटिंग को देख के ये डिसाइड ना करें, अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को इन्फ्लुएंस ना करें कि होल्ड करना है या सेल करना है। अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम वेरियस इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, तरह तरह का इंस्ट्रूमेंट्स जिसको कि क्रेडिट रेटिंग किया जाता है, कि कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसको क्रेडिट रेटिंग दिया जा सकता है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने यही देखा कि मीनिंग क्या था क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का, और क्रेडिट रेटिंग कितने प्रकार के होते हैं, और ये तीन जो पॉइंट्स थे नोट वाले, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोगों ने कवर किया। सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बने रहे हमारे साथ एंड एंजॉय। थैंक यू वेरी मच।